नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा विपक्षी एकता और सत्तारूढ़ दल के गठबंधन की एकता पर करेंगे। कल 18 जुलाई को दो बड़े गठबंधन, एक सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से और दूसरा विपक्ष की ओर से आकार लेने जा रहे हैं। हालांकि दोनों गठबंधन पहले से मौजूद हैं, लेकिन दोनों अपनी क्षमता वृद्धि के प्रयास में लगे हुए हैं और 2024 के रण में दोनों एक दूसरे के सामने पूरी ताकत से आने की तैयारी में हैं। जहां विपक्षी गठबंधन की कोशिश है कि सत्तारूढ़ राजग और भारतीय जनता पार्टी, जो कि राजग का नेतृत्व कर रही है, उसको सरकार से बाहर करने के लिए एक उम्मीदवार पूरे देश में, संयुक्त उम्मीदवार पूरे देश में खड़ा किया जाए। यानी कि विपक्षी दलों की ओर से केवल एक उम्मीदवार हो जो भाजपा के गठबंधन का सामना करे। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को ये लगता है कि वे चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन था, उसको लगभग 42.5% मत प्राप्त हुए थे और बाकी विपक्षी प्रत्याशियों के बीच में पड़ गए थे। तो ये प्रयास विपक्ष का है कि वे इस बार एकजुटता से मोदी को और मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें। विपक्षी एकता का ये प्रयास हमें सबको मालूम ही है कि 23 जून से शुरू हुआ था। पटना में नीतीश कुमार की पहल पर 23 जून की बैठक हुई थी। उसमें 16 दलों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 15 दल शामिल हुए। एक दल, पश्चिम उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला, वो उसमें बैठक में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हुए और विपक्षी एकता के केंद्र में नीतीश कुमार की जगह कांग्रेस ने ले ली और पूरा इसकी कमान अब कांग्रेस के हाथ में। आगे की बैठकों की रणनीति और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की योजनाओं पर कांग्रेस के रणनीति का काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल कांग्रेस ने इस विपक्षी एकता की अगुवाई का निर्णय लिया है, बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से सक्रिय हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए या उनका संरक्षण करने के लिए इस बैठक में, जो कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने जा रही है, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं भी भाग ले रही है। इससे आशय स्पष्ट है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन को लेकर गंभीर है। कांग्रेस का पूरा जो रणनीतिकारों का दल है वो उसमें रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष तो रहेंगे ही, सोनिया गांधी भी रहेंगी और राहुल गांधी भी रहेंगे। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी को मुकाबले में खड़ा किया जाए नरेंद्र मोदी। इसीलिए कांग्रेस इस गठबंधन की अब अगुवाई कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ही अब विपक्षी दलों को निमंत्रण भी भेजा गया है और प्रयास यह है कि इस बैठक में, जहां पिछली 23 की बैठक में 15 दल आए थे, इस बैठक में 26 दल शामिल हुए। 26 दलों को शामिल करने की कांग्रेस गठबंधन की नेतृत्व वाले गठबंधन की योजना है। इसमें कई नए दल हैं, करीब 5-6 दल दक्षिण भारत के हैं, जिसमें एक यूडीएफ में शामिल केरल की मुस्लिम लीग भी शामिल है, वामपंथी दल भी हैं और ये आज ही सब पहुंच जाएंगे। विपक्षी एकता के जो गठबंधन का प्रयास है, उसकी बैठक की शुरुआत हालांकि आज ही हो जाएगी। आज शाम को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से रात्रि भोज दिया गया है, आयोजित है। रात्रि भोज में सभी नेता मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जाने की संभावना है। इसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MP स्टालिन, हेमंत सोरेन और कई पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी बैठक में शामिल होने की पूरी संभावना है। जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश का जो दूसरा दल है, क्षेत्रीय दल, जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव है, राष्ट्रीय लोक दल, ये भी बैठक में शामिल हुआ।
विपक्ष के गठबंधन में मजबूती दिखाने के लिए कांग्रेस ने एक रणनीतिक फैसला भी लिया। एक मामला चल रहा था दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश लाया जा रहा है, जो कि मानसून सत्र में आएगा केंद्र सरकार की ओर से। इसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और आम आदमी पार्टी ने पटना की बैठक में ये शर्त रखी थी तो कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करे और आपका साथ दे। अगर कांग्रेस ने इस अध्यादेश पर आपका साथ नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता से खुद को अलग कर लेगी। और केजरीवाल, क्योंकि वहाँ कोई इस पर सकारात्मक उत्तर नहीं मिला था कांग्रेस की ओर से, तो केजरीवाल पटना की बैठक को लगभग बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए थे। मगर कल केसी वेणुगोपाल ने, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस ने निर्णय ले लिया है कि वे अध्यादेश का विरोध करेंगे। इससे आम आदमी पार्टी संतुष्ट नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी भी अब इस विपक्षी गठबंधन की एकता के लिए आयोजित बैठक में कल भाग लेगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी वहां उस बैठक में शामिल हुए। अब देखते हैं दूसरे गठबंधन की हालात क्या है। ये तो हुआ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, जो 26 दलों के साथ बैठक में होने जा रहा है। वहाँ एजेंडे पे चर्चा होगी और वो सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। दूसरी तरफ राजग ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भी अपनी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई और पिछले एक हफ्ते में उसने 6 नए दल जोड़े, जिसमें से कई दल उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के। इसमें सबसे प्रमुख जो फैसला हुआ है राजग के गठबंधन में शामिल होने का, ये चिराग पासवान, जो बिहार के रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनकी पार्टी, और उत्तर प्रदेश में जो फैसला हुआ है वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को शामिल करने का भी। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने परसों मुलाकात की अमित शाह जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सफलता के कीर्तिमान स्थापित करती रही। उनके साथ बैठक हुई, वार्ता सफल हुई और अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा कर दी कि अब वो राजग का हिस्सा है। अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, पिता पुत्र है, ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं अरुण राजभर, इनका पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों में व्यापक प्रभाव है, इसमें कोई दो नहीं। ये राजभर जाति से, राजभर जाति पिछड़ी जातियों में शामिल है और कुछ जिलों में इसका अच्छा प्रतिशत है, बहुतायत है। लगभग 7-8 जिलों में ये माना जाए कि 1 दर्जन सीटों पर ये लोकसभा के प्रत्याशियों को हराने और जिताने की क्षमता रखते हैं। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां राजभर वोट की संख्या 30% है। सामान्य तौर से अपने क्षेत्र में ये 18%, 17%, 20%, कहीं 10%, 12% भी है। तो एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली। इसके साथ ही घोसी से विधायक, जो कि समाजवादी पार्टी से थे और पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 वाली में मंत्री भी रहे थे, उन्होंने दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की विधानसभा सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और समाजवादी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी में संभवतः वो आज शामिल हो जाएंगे और जैसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाया जाएगा। विधायक तो रहे नहीं दारा सिंह चौहान, लेकिन हो सकता है उन्हें कहीं विधान परिषद में 6 महीने बाद कहीं एडजस्ट किया जाए या 6 महीने बाद उनको सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। ये नोनिया जाति से हैं, नोनिया चौहान है, इनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। दूसरी तरफ बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी और चिराग पासवान को इन्होंने अपने साथ जोड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यह है कि जो कल की उनकी बैठक होने वाली है, कल शाम को 5 बजे से इनकी बैठक अशोका होटल में नई दिल्ली में होगी। बैठक के लिए निमंत्रण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से भेजा गया
इस बैठक में राजग का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रयास ये है कि लगभग 30 दल इसमें बुलाए, यानी कि दूसरी तरफ 26, इधर 30, तो 24 दल पहले से इनके साथ थे। ताजा छोटे बड़े सब दल मिलाकर 24 थे। 6 नए दल एक सप्ताह में इन्होंने और जोड़े। एक तरह से 30 दलों की एक बड़ी बैठक ये करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस दलों की संख्या बढ़ाने पर तो है ही, इस बात पर भी अधिक है कि जो क्षेत्रीय दल हैं या जातीय नेता हैं, उनके जो समर्थक मतदाता है या उनकी जाति है या उनका जो वोट बैंक है, उसका प्रतिशत ग्राउंड लेवल पर कितना है, इस पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है। और अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यादव सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है, यादव और कुर्मी। उसके बाद जो वोट बैंक है वो अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं उनका है। माना जाता है कि लगभग उत्तर प्रदेश में 10% यादव वोट है और 6 से 7% तक कुर्मी वोट है। यादव के अलावा जितनी ओबीसी जातियां हैं सबको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ लेना चाहती है और इसी प्रयास में वो गठबंधन कर रहे हैं। इसमें जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, शाक्य हैं और राजभर हैं, निषाद हैं, इनकी संख्या, मल्लाह हैं, पाल हैं, इन जो मतदाता हैं इनकी संख्या भी पर्याप्त है। जो 27% का ओबीसी का आरक्षण है उसमें ये माना जाए कि लगभग जो 18 से 19% अन्य पिछड़ी जाति है, तो उन सभी अन्य पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर लेना चाहती है और इसमें सफल होती दिखाई दे रही। एक और पश्चिम उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों में शामिल जाट हैं, हालांकि ये सामान्य जाति में थे और भारतीय जनता पार्टी की ही पूर्ववर्ती राम प्रकाश गुप्त जी की सरकार में इन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया था, तो इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन अभी संशय बना हुआ है। जयंत चौधरी के साथ वार्ता का दौर चला है, लेकिन वो किस परिणाम पर पहुंचेगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को भी जोड़ने में सफल हुई तो एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ओबीसी जातियों पर, गैर यादव ओबीसी जातियों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहेगा और अधिकांश वोट ओबीसी का भाजपा को 2024 के चुनाव में मिलेगा, जो कि जीत में एक निर्णायक स्थिति तक जाने में सक्षम है। यादव वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी उनकी किसी बड़े कोई दल का ऐसा है नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ अधिकांश यादव जुड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे यादवों में भी घुसपैठ बनाई और 2 से 3% तक यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनको पदों में भी वरीयता दी गई है, नियुक्तियों में भी दी गई है, टिकट वितरण में भी दी गई और जो अभी निकाय चुनाव हुए उसमें भी यादवों को की प्रतिशत का ध्यान रखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्षी गठबंधन है उसका प्रयास यह है कि ग्राउंड लेवल पर उनकी ताकत को देखते हुए जोड़ा जाए। इसी तरह बिहार में जो गैर यादव और गैर कुर्मी मतदाता है, बिहार में जो बहुतायत में है, यादव हैं, कुर्मी हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, बाकी बनिया ब्राह्मण और जो ओबीसी जातियां हैं ये, तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भी यही प्रयास है कि वहां लालू यादव के प्रभाव के मत और नीतीश कुमार के प्रभाव के मतों के अलावा जितने लोग हैं सबको जोड़ लें। इस प्रयास में वहां भूमिहार और पासवान, दलित, अन्य ओबीसी दलों को भी अपने साथ जोड़ने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी वहां लगी हुई है। दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास तेलुगु देशम पार्टी को जोड़ने का था, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू एक बार जो राजग थे उसके अध्यक्ष भी रहे हैं
लेकिन वहाँ वाईएसआर की पार्टी का भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है, सरकार का समर्थन है, बाहर से वो इनकी नीतियों का समर्थन करते हैं और ये पार्टी वहाँ सत्ता में है। आंध्र प्रदेश में, पंजाब में अकाली दल के साथ पुराना गठबंधन था, लेकिन अभी कोई प्रगति उनके साथ बातचीत में नजर नहीं आ रही है। एक और अकाली दल जो इस सर्वबड़ी अकाली दल से अलग बना है निकलकर, वो ढींसा का की पार्टी है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। तो कल का जो एक तरह से कहा जाए कि दोनों दलों का गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास है, उसमें देखना होगा कि कौन कितना सफल होता है, कौन नीतियों के आधार पर अपने कितने दलों को जोड़ पाता है, कितने वोट बैंक को प्रभावित करने वाले दलों को अपने पाले में रख पाता है। और नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी अगर होता है तो आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी का तो कोई मुकाबला हो नहीं पाएगा, कोई कर नहीं पाएगा। गठबंधन की गति में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का गठबंधन राजद कांग्रेस के गठबंधन से, यूपीए से आगे निकलता दिख रहा है। तो कल जो बैठक होगी 18 जुलाई को, ये बड़े निर्णायक दिन होगा भारत की राजनीति के लिए और 2024 के चुनाव के लिए। 2024 के चुनाव का परिदृश्य एक तरह से कल खिंच जाएगा, क्योंकि दोनों विपक्षी गठबंधन और सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों की सीमाएं दोनों खड़े हो जाएंगे आमने सामने, और फिर दिखाई देगा कि किसमें कितना दम है। तो 18 तारीख को तय होगा 24 का दम। इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज गठबंधन की राजनीति का इतना है, कल फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह